हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीएस दृष्टि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जो एक चित्रात्मक प्रस्तुति है, जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्विक रिवीजन टाइप का ये वीडियो होगा, जिसमें पर्यावरण से संबंधित जितने भी छोटे छोटे पॉइंट और टॉपिक हैं वो सारे हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे मैं इसमें महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, वो भी सारे इसमें रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो तुरंत आपको अपलोड हो सके और मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है पर्यावरण एवं सतत विकास। अब इसमें पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसमें दो शब्द बनते हैं, परि प्लस आवरण। इन दोनों को मिलाकर जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ यानी कि आवरण, इसे कहा जाता है पर्यावरण, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा की बात करें तो किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया, ये पर्यावरण कहलाती हैं। तो ये दो परिभाषाएं हो गई। इसके बाद एक सामान्य परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। तो एक तरीके से ये सामान्य परिभाषा हो गई। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं पर्यावरण विविध पक्ष। अब पर्यावरण की अवधारणा के बारे में देख लेते हैं। तो बृहद स्तर पर और लघु स्तर, दो अवधारणा है, ठीक है। इसके बाद मुख्य संगठक जान लेते हैं। तो ऊर्जा होती है, जैविक होता है और भौतिक यानी कि अजैविक होता है। इसके कारक जान लेते हैं। तो संसाधन के रूप में होता है और नियंत्रक के रूप में होता है। इसके बाद विभिन्नताओं का कारण, तो पर्यावरण में विभिन्नताओं के कारण जलवायु में परिवर्तन होना, मृदा के प्रकार और स्थलाकृति में अंतर, इस सब के बारे में अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं पर्यावरण से संबंधित। तो कई संगठकों से निर्मित एक संरचना, सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण, बृहत एवं लघु स्तर पर अवधारणा, क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर विभिन्नताएं। इसके बाद कुछ कारक है जैसे नियंत्रक के रूप में और कुछ कारक संसाधन के रूप में, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण के मुख्य संगठक के रूप में भौतिक और जैविक तथा ऊर्जा, ये तीन मुख्य संगठक हैं। भौतिक में जल, वायु और स्थल, ठीक है, तीन आते हैं। इसके बाद जैविक में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है। पादप यानी पेड़ पौधे। ऊर्जा में आते हैं सौर्यक यानी सूर्य से प्रदान ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो दो टाइप के ऊर्जा आते हैं। तो ये था। इसके बाद हम देखेंगे धारणीय या सतत विकास। अब सतत विकास में देखेंगे अवधारणा की बात करें तो वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता, दो अवधारणा बनती हैं और ये दोनों को ध्यान में रखकर विकास होता है, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का उद्देश्य है, ठीक है। इसमें न्याय संगत उपयोग और संरक्षण और उचित प्रबंधन इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। शब्द की व्याख्या कब की गई? तो शब्द की व्याख्या जो है, धारणीय विकास शब्द की व्याख्या 1987 ईस्वी में किया गया। और इसके बाद वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि WCED द्वारा ये धारणीय विकास के व्याख्या किया गया। और एक किस रिपोर्ट में? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट में और कॉमन फ्यूचर इसका थीम था, ठीक है। इससे निकल के आया पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में और इसमें एजेंडा 21 घोषित किया गया, जो कि रियो घोषणा कहा जाता है। और ये धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थित था। तो ये भी कुछ पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, ये पृथ्वी सम्मेलन वाला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद पर्यावरण सुरक्षा देख लेते हैं। तो प्रदूषण पर्यावरण सुरक्षा के लिए संकट है और धारणीय विकास में पर्यावरण क्षरण को कम करने में सहायक। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। तो कार्बन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में ये विद्यमान है कार्बन, ठीक है। अब इसमें
मूल रूप से ग्रेफाइट और हीरा में है, ठीक है, यौगिक रूप में यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि के रूप में उपस्थित है कार्बन, ठीक है। पुनर्चक्रण में विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा जल के समान होता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी ये कार्बन विद्यमान है। तो ये था कार्बन के बारे में। कार्बन चक्र देखिए इसे होता है, ठीक है। CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण होता है और इसके बाद मृत जीव और अपशिष्ट पदार्थ हैं, यहाँ से इसका परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन से भी CO2 निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन चक्र है। आगे देखते हैं जल चक्र। तो जल चक्र के बारे में ये दर्शाया गया है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। अब इसमें देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देख लेते हैं। तो पौधों में वृद्धि में सहायक होता है, पौधों की वृद्धि में जल चक्र सहायक होता है, ठीक है। वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है, तो वायुमंडल में नमी जो है वर्षा की मात्रा निर्धारित करती है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है, तो जल चक्र दर्शाता है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, तो कार्बन चक्र जो है वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः बनी होती है, तो मूल रोम की कोशाभित्ति जो है वो सेलुलोज के से बनी होती है। मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण क्या है, तो वो पेक्टिन के कारण जो है मूल रोमों से मृदा से चिपका रहने का कारण बनता है। मूल रोमों की कोशिका भित्ति कार्य करती है, तो किस प्रकार करती है, पारगम कला की तरह कार्य करती है। तो ये थे कुछ उपयोगी क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं पदार्थ के रूप, ठीक है। पदार्थ के रूप, तो पदार्थ के रूप में तत्व देखते हैं। पदार्थ का साधारणतम रूप, रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उपविभाजन का अभाव। यौगिक के बारे में देखते हैं, तो दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होता है, उसे यौगिक कहा जाता है। मिश्रण के बारे में जान लेते हैं, तो दो या अधिक तत्व या यौगिक का किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रण कहलाता है। इसके बाद वायुमंडल में प्रमुख गैसें एवं उनकी मात्रा के बारे में जान लेते हैं। तो वायुमंडल में प्रमुख गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा है 20.95%, नाइट्रोजन की मात्रा 78.08%, हीलियम की मात्रा है 0.0005%, नियॉन की मात्रा है 0.002% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.036%, ठीक है। और इसमें आर्गन की मात्रा है 0.93%। तो ये थी मात्रा जो कि वायुमंडल में प्रमुख गैसें और उनकी मात्राओं के बारे में। इसके बाद मृदा विलयन, जल में कम परासरण दाब और कम सांद्रता, ठीक है, ये मृदा विलयन होता है। और अंतः शोषण में देखा जाए तो ये मूल रोम का रिक्तिका रस है, इसे अधिक सांद्रता, मूल रोम और अधिक परासरण दाब यहाँ पे होता है। अगला आ जाता है वायुमंडल। वायुमंडल की परिभाषा है पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों यानी कि वायु का समूह जो होता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। अब इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी जो है दृष्टि से क्वेश्चन 2 पॉइंट तैयार होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो कौन सहायक होता है, पेड़ पौधा सहायक होता है, ठीक है। तो आंसर इसका पेड़ पौधा हो जाएगा। वनों का एक अन्य नाम है, तो वनों का एक अन्य नाम, वनों को हरा फेफड़ा भी कहा जाता है, हरे फेफड़े भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना आपको। आगे देखते हैं वायुमंडल, ठीक है। तो इसमें वायुमंडल में जो है पहले वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। तो ये संरचना है वायुमंडल की, बाह्यमंडल, ठीक है। नीचे से देखेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद क्षोभ मंडल, इसके बाद फिर ओजोन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। ये इतने मंडल हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्षोभ मंडल में दिखाया गया है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है एवरेस्ट शिखर, बादल हैं, ठीक है। और ये 18 किलोमीटर लगभग है विषुवत रेखा पर ऊंचाई के साथ इसमें तापमान घटता है। और इसके बाद ओजोन मंडल जो है क्षोभ मंडल के अंदर और समताप मंडल के बीच में होता है, ठीक है, क्षोभ सीमा इसे कहा जाता है। और ये है जो ऊंचाई के साथ इसमें तापमान जो है बढ़ता है समताप मंडल में, और समताप मंडल में उल्काएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। मध्य मंडल इसके ऊपर होता है तो इसमें भी उल्काएं पाई जाती हैं और ऊंचाई के साथ इसमें तापमान घटता है, ठीक है। इसके बाद आता है आयन मंडल, तो आयन मंडल में रेडियो तरंगों को
परावर्तित होती हैं। ठीक है, आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित हैं। देखिए ये इस तरीके से है, तो यानी ये रेडियो परावर्तन का ये साइन बना हुआ है, और इसमें जो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसके बाद आता है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में बात करें तो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल जो होता है तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और इसमें जो है संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में ही पाया जाता है। तो इस तरीके से ये वायुमंडल की संरचना हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले इधर देखेंगे समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में देखिए ओजोन का जो है परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण यानी कि 15 से 30 किलोमीटर के रेंज में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत द्वारा हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण होता है, और अतः ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओजोन की जो क्या कहते हैं कि इसका रासायनिक सूत्र है, वो फार्मूला है, वो O3 से इसे डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसमें जो जलवाष्प बहुत कम होता है, अतः मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं, अतः व्यावसायिक जेट विमान की उड़ान होती है। ठीक है, तो समताप मंडल में जेट विमान उड़ान होती है, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं ना के बराबर होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम जलवाष्प होता है। तो ये चीज़ें आपको समताप मंडल के बारे में जाननी चाहिए। आगे परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो पहले इस साइड देखते हैं। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया है। तो ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण जो है ये अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया था। ठीक है, CFC, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन, हेलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी। तो किसके लिए उत्तरदायी? तो ये ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक के तीनों पदार्थ होते हैं। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग का नियंत्रण करने तथा उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। इसके बाद देखते हैं ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, ये 16 सितंबर को। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल ने पता लगाया था सर्वप्रथम। ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है यानी कि CFC का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं समताप ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। तो आंसर इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला देखते हैं फैक्ट, तो है ओजोन परत की मोटाई को सबसे ज़्यादा रहती है। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कब रहती है? तो बसंत ऋतु में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा रहती है। ओजोन परत को मापा जाता है, तो ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 ATM पर ताप पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई बराबर होती है 1 डॉप्सन यूनिट के बराबर होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है ओजोन यानी कि O3। इसके बाद वायुमंडल के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती हैं, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह है एक खतरनाक प्रदूषक के रूप में होता है। अगला फैक्ट है ओजोन छिद्र के लिए प्रधानता उत्तरदायी है। तो ओजोन छिद्र के लिए जो उत्तरदायी है गैस उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। नेक्स्ट देखते हैं तो वायुमंडल का स्तरीकरण दिया गया है। देखिए तापमंडल मेसोपाज, इसके बाद मध्यमंडल स्ट्रेटोपाज, इसके बाद समताप मंडल, फिर ट्रोपोपाज। ठीक है, यहाँ से नीचे से इसको देखा जाएगा। अब इसमें देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। तो मौसम की प्राय सभी घटनाएं बादल, ओला, कोहरा, तुषार,
मेघगर्जन, आंधी तूफान, विद्युत प्रकाश इत्यादि क्षोभ मंडल में घटित होता है। ठीक है, और इसमें जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में भी कमी होती है। तो क्षोभ मंडल में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको याद रखना है। क्षोभ मंडल के बाद इसके बाद बगल में ये आयन मंडल दिया है, तो ये भी देख लेते हैं। आयन मंडल की बात करें तो रेडियो तरंगों के भूपृष्ठ पर परावर्तित होती है, अतः बेतार के तार संभव है। ठीक है, और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश व दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश की घटनाएं भी आयन मंडल के अंतर्गत घटित होती है। तो इस तरीके से इसमें अब परीक्षा उपयोगी जो है फैक्ट देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1 किलोमीटर पर कितने तापमान की कमी होती है, तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल के परत का नामकरण किया था तो टीज डी बोल्ट ने किया था। ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में घट जाती है। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी कभी सिरस बादल दिखाई पड़ते हैं। इन बादलों को कहा जाता है तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है इसे। ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान में एकाएक गिरावट होती है, तो ये मध्य मंडल में होती है। आयन मंडल में डी परत परावर्तन करती है, तो आयन मंडल में डी परत जो है वो न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। अगला फैक्ट है केनली हेविसाइड परत कहा जाता है, तो ई परत को जो है केनली हेविसाइड परत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आयन मंडल के ई परत में उपस्थित होती है तो ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है आयन मंडल के ई परत में। नेक्स्ट फैक्ट है हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान और नोबेल गैसें हैं। इनमें से वो गैस जो वायु में नहीं पाई जाती तो उसका नाम है रेडान। ठीक है, रेडान गैस जो है वायु में नहीं मिलती है। ऐसा पदार्थ जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं कहलाता है, तो वो मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद और फैक्ट देख लेते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो जिस गैस की कमी होगी वो कौन सी गैस होगी, तो वो ऑक्सीजन गैस होगी। ठीक है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो नाइट्रोजन है। ठीक है, धरातल से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसके बाद है धारणीय विकास। धारणीय विकास के कुछ फैक्ट दिए गए हैं पॉइंट में, तो उसको देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो धारणीय विकास में पहला पॉइंट है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति। दूसरा पॉइंट है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरा पॉइंट है सभी आयु के लोगों में बेहतर और स्वस्थ जीवन की बढ़ावा। चौथा पॉइंट है समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। ठीक है, इसके बाद पांचवा पॉइंट है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना। ठीक है, इसके बाद छठा पॉइंट है सभी के लिए स्वच्छ जल व सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां पॉइंट है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां पॉइंट है सभी के लिए समावेशी और सतत विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। इसके बाद 9वां पॉइंट है लचीले बुनियादी और ढांचे समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा व नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वां पॉइंट है देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना। ठीक है, 11वां पॉइंट है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। इसके बाद 12वां पॉइंट है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। और 13वां पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां पॉइंट है महासागरों, समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। इसके बाद 15वां पॉइंट है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों और संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना और जैव विविधता क्षति को रोकना। इसके बाद 16वां पॉइंट है न्याय संगत, शांतिपूर्ण, समावेशी समाजों का बढ़ावा। और 17वां पॉइंट सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो ये धारणीय विकास के कुछ 17 पॉइंट थे
जो कि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि रियो समिट से संबंधित कुछ फैक्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन था जो 1992 में संपन्न हुआ था। कहाँ पर? तो ये रियो डी जेनेरियो हुआ था, ब्राज़ील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का एक शहर है, तो वहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना किया गया। तो किसका? वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की स्थापना की गई थी। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है UNFCCC के तहत। ठीक है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। पारिस्थितिकी विनाश का तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है एजेंडा 21। इसके बाद एजेंडा 21 क्या है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें 4 पॉइंट है। ठीक है, विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, जैव विविधता का सर्वेक्षण और समस्त जीवों का संरक्षण, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। तो ये एजेंडा 21 है। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था कि 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 आयोजित हुआ। इसमें मुख्य उपलब्धि हुई थी एजेंडा 21 समझौते की समीक्षा 5 वर्ष पर करने हेतु पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी कि वर्ष 1997 में आयोजित हुआ। NGT के बारे में देख लेते हैं। तो इसका पूर्ण नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, हाँ, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। स्थापना इसकी हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और इससे संबंधित मामले हैं पर्यावरण बचाव व वन संरक्षण, वन, अन्य प्राकृतिक संसाधन आदि, ये सारे इसके मामले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, 1986 में संपूर्ण भारत में लागू। इसका अन्य नाम है छाता विधान, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 जो स्टॉकहोम में के निर्णयों को क्रियान्वित करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट इसमें देखते हैं रियो सम्मेलन क्या है। तो रियो सम्मेलन जो समिट हुआ था वो 1992 में हुआ था और ये रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 1997 न्यूयॉर्क में हुआ। फिर इसके बाद रियो +10 हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका 2002 में। इसके बाद रियो +20 हुआ रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील 2012 में। ठीक है, UNEP के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका जो मुख्यालय है नैरोबी यानी कि केन्या में, केन्या के नैरोबी शहर में इसकी स्थापना की गई है, मुख्यालय इसका। ठीक है, तो ये था UNEP के बारे में। इसके बाद EPA के बारे में जान लेते हैं। तो EPA जो है इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी और इसकी स्थापना हुई थी 2 दिसंबर 1970 को और संघीय एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ठीक है, और इसका संबंध जो है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण से है। संबंधी नियमों के निर्माण और प्रवर्तन से संबंधित ये EPA होता है, काम करता है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है नीरी जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान और ये कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, स्थापना वर्ष इसकी 1958 में स्थापना हुआ था। आरंभिक नाम इसका था केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान। ठीक है, स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, संबंधित बीमारियों की रोकथाम, शोध एवं विकास हेतु इसकी स्थापना किया गया था। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं इसकी, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये नीरी आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान
अब इस समय लागू हुआ, तो ये कब लागू हुआ था? तो 23 मार्च 1950 को लागू हुआ था। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन इसका गठन किया गया। ठीक है। जलवायु का सही सूचकांक है प्राकृतिक वनस्पति, इसका सही सूचकांक है। ठीक है। अगला पॉइंट है, जल में, दलदली भूमि में या तालाब में किनारे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है जलप्रिय पौधे। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र क्या होता है? तो उसे कहते हैं इको मार्क। 1991 से प्रारंभ किया गया। ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। ठीक है। इसके बाद सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, हंटिंगटन। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से थे। इसके बाद इधर पॉइंट देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण के बारे में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में NEAA कहा जाता है। गठन इसका हुआ था वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठन किया गया था। स्थापना इसकी हुई थी राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना। तो ये था इसका उद्देश्य। इसके बाद WMO। तो WMO क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसका पूरा नाम। ठीक है। और विशेष एजेंसी है ये संयुक्त राष्ट्र की। कार्य इसका क्या था? तो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करना। 17 मार्च 1951 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका जेनेवा में मुख्यालय, जो स्विट्जरलैंड के का एक शहर है। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम प्रारंभ किया था, किस देश ने प्रारंभ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ किया था। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। ठीक है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था तो 1973 में मनाया गया था। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के मध्य समझौता हुआ था 21 अप्रैल 2001 को। इसके बाद बात करते हैं पारिस्थितिकी की। ठीक है। पारिस्थितिकी की परिभाषा बारे में जान लेते हैं। तो ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इसका नाम जो दिया था सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है। ओकियोलॉजी नाम से ये फेमस। ओइकोस्मिस घर आवास और लोगोस्मिस अध्ययन। ठीक है। और यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी जो है प्रकृति की संरचना प्रक्रिया का अध्ययन होता है। तो ये 3 परिभाषाएं इसकी हैं पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। अब घटक में दो टाइप के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक की बात करें तो इसमें उत्पादक आते हैं। ठीक है। उपभोक्ता आते हैं, अपघटक आते हैं जैविक में। अजैविक अपघटक की बात करें तो इसमें भौतिक घटक होते हैं, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक पाए जाते हैं। 3 प्रकार के अजैविक घटक होते हैं। अब भौतिक घटक की बात करें तो इसमें प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडलीय दाब है, स्थलाकृति है और वायु है। ये इतने प्रकार के आते हैं। अकार्बनिक घटक की बात करें तो जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, खनिज है, चट्टान है, तत्व है जैसे KMg Ca etc। कार्बनिक घटक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ह्यूमस और यूरिया है। तो इस तरीके से इसके घटक हो गए। आगे बात करते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है।
तो भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है। रचना होती है जैविक और अजैविक घटकों से, परिवर्तन होता है आकार के अनुसार इनका परिवर्तन होता है। विशेष इसमें जान लेते हैं तो ये खुला तंत्र, ओपन सिस्टम इसको कहते हैं, और ये आकार में विभिन्नताएं होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा हुआ था 1935 में। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था एजी टांसले द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी के बारे में। तो व्यापक आयाम देख लेते हैं तो जंतु, वनस्पति और जलवायु। इसके बाद इसमें मानव, समाज और भौतिक पर्यावरण, ये तीनों मिलकर ये क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है इनमें इतने लोगों का। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और विचारधारा तो इसमें दो लोगों का है, कार्ल मोवियस और फोर्ब्स का। कार्ल मोवियस जो थे बायोसिनेसिस और फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म पर विचारधाराएं प्रकट की हैं। पृथ्वी विशाल पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है पृथ्वी। ठीक है, अगला बात करते हैं जैवमंडल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं। तो व्यवस्था सेवाएं, जिसमें खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन होगा। नियंत्रण सेवाओं में जलवायु और रोग का नियंत्रण होगा। समर्थन सेवाओं में पोषण चक्र, फसल परागण होगा। सांस्कृतिक सेवाएं में आध्यात्मिक, शैक्षणिक और मनोरंजन सेवाएं आती हैं। संरक्षण सेवाओं में विविधता अनुरक्षण आता है। इसके बाद इसमें आता है जैवमंडल के बारे में। तो जैवमंडल में देखिए मिट्टी, जल, वायु और शैल, ये होते हैं 4 प्रकार से निर्मित होता है जैवमंडल। इसमें सबसे पतली परत पृथ्वी के चारों ओर आवरण या मंडल के रूप में व्याप्त होती है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान क्या कहलाता, तो वो आवास कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर होता है ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठक कहलाते हैं, स्वपोषित कहलाते हैं। वन, तालाब तथा झील हैं एक प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं तो मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण किसे कहा जाता है, तो धान के खेत को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है, तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा लवण समुद्री जल में व्याप्त है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके प्रकार में देख लेते हैं। तो प्राकृतिक होता है और कृत्रिम या मानवीकृत होता है। प्राकृतिक में स्थलीय होता है और जलीय होता है। स्थलीयों में वन है, घास स्थल है, मरुस्थल है। और जलीय में अलवणीय जल और लवणीय जल होता है। तो अलवणीय जल में तालाब, झील और झरना आता है। लवणीय जल में लवण, झील, ज्वार, नदमुख और समुद्र आता है। कृत्रिम मानवीकृत में कृषि, खेत एवं खलिहान आता है। जल जीवशाला आता है। अंतरिक्ष यान आता है, जो कि ये कृत्रिम में आता है, के अंतर्गत आता है। इसके बाद पारिस्थितिकी असंतुलन देख लेते हैं। तो मूल कारण क्या है, वनोन्मूलन। ठीक है, वन उन्मूलन के कारण या वनों के ह्रास होने से, वनों के काटने से पारिस्थितिक असंतुलन बनता है। ठीक है, इसके बाद गौण कारण की बात करें तो बाढ़ है, अकाल है, वर्षा की परिवर्तनीयता है, मरुस्थलीकरण है। ठीक है, समुद्री जल की बात करें, समुद्री में पृथ्वी के जलमंडल का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र होता है। और 97% पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% समुद्री जल में है। ठीक है, सर्वाधिक व्याप्त लवण जो कि है सोडियम क्लोराइड। विविध देख लेते हैं इसके बारे में। तो टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं देख लेते हैं। तो जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, मनुष्य एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं के बारे में देख लें। तो जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर। इसके बाद पर्यावरण अपकर्ष देख लेते हैं। तो प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, ये पर्यावरण को हुई क्षति से संबंधित है। नेक्स्ट है सौर विकिरण। तो सौर विकिरण में जल चक्र का चालन होता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में जल का वाष्पीकरण होता है सौर विकिरण से। नेक्स्ट आता है खाद्य श्रृंखला, वृक्ष एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधों को जिराफ खाते हैं, जिराफ को शेर खाता है। ठीक है, इसके बाद ये आता है टिड्डा,
पेड़ पौधे टिड्डा खाता है, ठीक है। पेड़ पौधे को हिरण खाता है, इसके बाद हिरण को चीता या बाघ खाता है, ठीक है। फिर बाघ को मरने के बाद ये मृतोपजीवी में आते हैं, गिद्ध खाते हैं। इस तरीके से इसमें टिड्डा है, टिड्डा को चिड़िया पशु पक्षी, फिर इसके बाद दिखाया गया फिर लास्ट में गिद्ध के। तो इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र है, खाद्य श्रृंखला का क्रम है। आगे इसके बारे में देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में खाद्य पदार्थ में परिभाषा पहले जान लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है। वनस्पति स्वपोषी होते हैं, जंतु खाद्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें हम देखते हैं खाद्य स्थल, घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला यानी कि आहार श्रृंखला के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो देखिए, घास जो उत्पादक होता है और इसको खाता है टिड्डा, तो टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। इसको खाता है मेंढक, तो मेंढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। इसको खाता है सर्प, तो सर्प हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरीके से इसका क्रम होता है खाद्य श्रृंखला में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक और आहार श्रृंखला में देखता है, तो घास जो है सपोषी है और इसको खाती है बकरी, तो ये शाकाहारी उपभोक्ता हो गया, और इसको खाता है मनुष्य, तो ये सर्वाहारी उपभोक्ता हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं कहलाते हैं, तो प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। हरे रंग के लवक यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो वो पौधे करते हैं। समुद्री घास श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि पादप लोग होते हैं, तो मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा उत्तरदायी है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी होती है। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव है, तो वो चींटी है, ठीक है। चींटी अपघटक भी है और उपभोक्ता भी है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। इसके बाद तितली के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तितली की। संख्या में गिरावट से पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद ऊर्जा का परिवाह देख लेते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण ऊर्जा का ह्रास। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत धरती पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ होता है और प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ होता है तथा द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता की तरफ होता है। ये हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में ह्रास होता है। इस तरीके से साधारण समुद्री आहार श्रृंखला, अगर समुद्री आहार श्रृंखला में देखें तो ये जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हैं ये स्वपोषी होते हैं। शाकाहारी उपभोक्ता इनको मछलियाँ खाती हैं। इसके बाद मांसाहारी उपभोक्ता यानी कि बड़ी मछली खाते हैं, जैसे व्हेल मछली, ये सब इस टाइप की, ठीक है। शार्क मछली, तो ये बड़ी छोटी मछलियों को खाती है, तो मांसाहारी उपभोक्ता ये हो जाएंगी। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कितने % भाग शाकाहारियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो 10%, ठीक है। पोषण स्तर के बारे में जान लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में आधार पोषण स्तर होता है। स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। और द्वितीय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। तृतीय में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं और चतुर्थ में उच्चतम पोषण स्तर यानी कि सर्वाहारी होते हैं, अंतिम उपभोक्ता होते हैं। अपघटक उपयुक्त चारों पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है। अपघटक जीव जो होते हैं वो चारों पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। पिरामिड जीवभार पिरामिड के बारे में परिभाषा जान लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार का रेखीय चित्र निरूपण ही जीवभार का पिरामिड कहलाता है। जीवभार का पिरामिड जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक दो तरीके से होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होता है तालाब,
ठीक है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है, ठीक है, अपराइट होता है। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो होता है पिरामिड के आकार वो उल्टा होता है, इस तरीके से। इसके बाद ये 10% का नियम देख लीजिए, किसके द्वारा दिया गया है। तो 10% का नियम जो है ये लिंडेमान द्वारा प्रतिपादित 1942 में किया गया था। शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित। इसके बाद मांसाहारी जंतु द्वारा इसी शाकाहारी जंतु का भक्षण और शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित। तो निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है, खाद्य कड़ी की में प्रत्येक स्तर प्रथम द्वितीय तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर में भार में रूपांतरण होता है। जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जैववानिकी सबसे पहले समझते हैं। इसमें देखिए बायोनोमिक्स पारिस्थितिकी का पर्याय और मानव तंत्रों के प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल होता है, ठीक है। बायोनोमिक्स में बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन, नॉमिक्स में होता है नियम, ठीक है। शाब्दिक अर्थ इसका हो जाएगा जीवन के नियम। अगला देखते हैं डीडीटी के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। डीडीटी यानी कि इसका पूर्ण नाम है डाइक्लोरोफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। डाइक्लोरोफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म है जैव अनिम्नीकरणीय कीटनाशक। यह होता है जैव अनिम्नीकरणीय होता है और यह कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव होता है। जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला में सांद्रण होता है, ठीक है। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर रूप में होता है, ठीक है। समानता जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा हो जाता है। तो ये हानिकारक चीज़ें हैं। पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम। पारिस्थितिकी पदछाप माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। परिभाषा जो देखते हैं तो इसका पारिस्थितिक घटकों की यह वो आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, ठीक है, वो पारिस्थितिकी पदछाप कहलाता है। मापन इसका मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कार्बन के रूप में किया जाता है। इसके बाद जैव भू रासायनिक चक्र की परिभाषा देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन का प्रारूप, ये होता है इसका परिभाषा। पारिस्थितिक में विविध देख लेते हैं। तो यूकेलिप्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यूकेलिप्टिस जो है ये पर्यावरण शत्रु होता है, ठीक है। अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण दिया गया ये नाम है। रोपित स्थान की मिट्टी के जल स्तर में अत्यधिक गिरावट कर देता है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में उपलब्ध पाया जाता है। लैंटिक आवास, ये स्थिर जल का आवास है, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील और जलाशय इत्यादि, ठीक है। लोटिक आवास किसे कहते हैं, तो बहते जल का आवास, जैसे नदी को कहा जाता है। इकोटोन जो है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में इसका प्रकार जान लेते हैं। तो गैसीय चक्र होता है, अवसादीय चक्र होता है। गैसीय चक्र के उदाहरण के बारे में देख लेते हैं तो ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है। और अवसादीय चक्र के बारे में उदाहरण देख लेते हैं तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है और पोटेशियम चक्र है। अगला है पारिस्थितिकी आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। कुछ आंदोलन भी चले हैं पारिस्थितिकी के। तो देखिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसमें विशेष क्या है, तो महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई थी, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया यह आंदोलन था। एपिको आंदोलन जो था वो दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था और यह कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन केरल में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य था कुंती पूजा नदी पर बनने वाले डैम की योजना को रद्द करवाना। तो ये कुछ आंदोलन थे पारिस्थितिकी के। इसके बाद महासागर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र विविध के बारे में महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र के रूप में होता है। पिक्नोक्लाइन क्या है, तो जल निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रदर्शक होता है। थर्मोक्लाइन किसे कहा, तो जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन का प्रदर्शक होता है। हैलोक्लाइन किसे कहते हैं, तो जल निकाय में लवणता प्रवणता का प्रदर्शक होता है, ठीक है। जोसेफ ग्रीनेल पारिस्थितिक निस शब्द की सर्वप्रथम प्रस्तुति इनके द्वारा दिया गया था। अर्नीस नेस कौन है, तो वर्ष 1973 में गहन पारिस्थितिकी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग करता है अर्नीस नेस, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र विविध में और बहुत सारी चीज़ें, जैसे 1972 में अधिनियम आया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। इसके बाद 1980 में आया वन संरक्षण अधिनियम, 1986 में आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,
2006 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, तो ये अधिनियम बहुत जरूरी 1972, 1980, 1986, 2006। जैव विविधता के बारे में देख लेते हैं। तो जैव विविधता की श्रेणियां विभाजन 1972 में व्हिटेकर द्वारा किया गया। ठीक है, अब ये 3 विभाजन किया गया, एक है अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक और गामा सूचकांक। ठीक है, अल्फा सूचकांक में स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता होती है, और बीटा सूचकांक में स्थानीय एवं क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता होती है। ठीक है, गामा सूचकांक में किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता होती है। तो ये है 3 जैव विविधता की श्रेणियाँ। जैव विविधता की परिभाषा के बारे में देखते हैं। तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियाँ जैव विविधता कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो दूसरे परिभाषा, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीवों यानी पौधों एवं जंतुओं की विविधता जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का प्रथम प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था रेमंड एफ दासमैन द्वारा प्रारंभ में अंग्रेजी सम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में प्रथमता इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, दूसरे थे WC रोसेन ने, बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे WG रोसेन। इसके बाद जैव विविधता दिवस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता देखते हैं, विश्व के कई देशों द्वारा घोषित किया गया 29 दिसंबर को। ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को घोषित किया गया। तो इम्पॉर्टेंट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा है। ठीक है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विशेष तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो 29 दिसंबर 1993 को जैव विविधता के अधिक समय प्रभावी हुआ था। जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषा, ऐसे स्थान जहां पर जातियों की प्रायिकता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही साथ इन जीवों की जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ हो। ठीक है, ये हॉटस्पॉट जैव विविधता होता है। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था नॉर्मन मार्स द्वारा 1988 में। प्राप्ति स्थल उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उच्च अक्षांशीय प्रदेश इसमें जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में आते हैं। ठीक है, NCMB क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, भारत का प्रथम। ठीक है, ये स्थिति कहाँ पर है? तो ये जामनगर गुजरात में है। भारत का प्रथम बायोडाइवर्सिटी है जो कि जामनगर गुजरात में है। और इसकी विशेषता क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का प्रथम अनुसंधान संस्थान है। उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। इसके बाद जैव विविधता की प्रवणता जान लेते हैं। तो पृथ्वी पर असमान वितरण, भूमध्य रेखा की तरफ वृद्धि, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है, जैव विविधता को खतरा किससे? वैश्विक तापन एवं प्रदूषण से, आवास ह्रास एवं विखंडन से, विदेशी जातियों का पुनर्वास और जातियों का विलोपन से। तो ये खतरा हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जातियों के विलोपन में 3 प्रकार के आते हैं: नैसर्गिक विलोपन, समूह विलोपन, मानवोद्भवी विलोपन। ठीक है, जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण। अब देखिए, इसमें हम प्रमुख तथ्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं। सबसे पहले, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता होती है, समानता अधिक होती है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों यानी चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों यानी घाटियों में जैव विविधता होती है, तो समानता अधिक होती है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, तो ये 2030 तक रखा गया है। इसके बाद भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी जो कि केरल में स्थित है, नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? तो वर्ष 1984 में घोषित किया गया था। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद जैव विविधता के विकास में सहायक है तो बंजर भूमि का वनीकरण। ठीक है, उष्ण एवं गर्म जलवायु क्षेत्र रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा माना जाता है? तो अन्य तापीय प्राणी तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पर पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र संबंधित होते हैं, तो आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद हम फिर देखते हैं महत्वपूर्ण कारक। तो महत्वपूर्ण कारक में प्राकृतिक आवासों का ह्रास है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन है,
विदेशी प्रजातियों का आक्रमण है, अवैध शिकार है, औद्योगिक विकास है, अवैज्ञानिक तरीके से खनन है, वन क्षेत्र या वनों की सघनता का कम होना और तस्करी, ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके बाद देखते हैं जैव विविधता का क्षरण कैसे क्षरण होता है। तो जैव विविधता का स्वस्थान है और बाह्य स्थान है, यानी कि इन सीटू और एक्स सीटू इसको नाम दिया गया है। अब इसमें देखिए इन सीटू पहले हम देखते हैं। इन सीटू में जो है संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, जैसे कि पवित्र झील व उपवन, जीवमंडल निचय, स्थलीय, समुद्री, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सारे इन सीटू के तहत आते हैं। ठीक है। एक्स सीटू के अंतर्गत आते हैं पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र आता है, चिड़ियाघर है, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण है। तो ये था। इसके बाद जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता संपूर्णता को बनाए रखना। ठीक है। शिक्षा, जन जागरूकता, प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना, पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना। ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक तंत्र के दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये सारे मुख्य उद्देश्य हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के। जैव विविधता के संरक्षण के बारे में जैवमंडल रिजर्व देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण रणनीति क्या है। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थापना के उद्देश्य हैं प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना। आगे देखते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण जो है स्वस्थानीय तकनीक होती है। इन सीटू वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में किया जाता है, और बाह्य स्थानीय यानी कि एक्स सीटू में वनस्पति एवं जीवों का विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक यानी कि अलग कहीं ले जाकर, जैसे चिड़ियाघर में किया जाता है। तो इस तरीके से इनके दोनों के परिभाषा हो गया। भारत में प्रवाल भित्ति के 4 प्रमुख क्षेत्र। तो भारत में प्रवाल भित्ति के 4 प्रमुख क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। बाह्य स्थानीय का संरक्षण 2 विधियों से होता है। एक प्रथम विधि है जूलॉजिकल पार्क में विलुप्तप्राय प्राणियों का पालन पोषण, और द्वितीय विधि है जीवित शुक्राणुओं, अंडों, भ्रूणों के नमूनों अत्यंत कम तापमान द्रमित नाइट्रोजन में संरक्षण करना। ठीक है। प्रवाल भित्ति क्षेत्र के प्रकार है फ्रीजिंग और एटाल। फ्रीजिंग में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उदाहरण है, और एटाल में जो है लक्षद्वीप का उदाहरण होता है लक्षद्वीप उदाहरण है। अगला देखते हैं जैव विविधता के उपयोग। तो सांस्कृतिक लाभ होता है, भोजन एवं उन्नत किस्मों के स्रोत हैं, प्राकृतिक संतुलन है होते हैं, पारितंत्र सेवाएं हैं, सौंदर्यपरक लाभ होता है, औषधि का निर्माण होता है। ये जैव विविधता के उपयोग हैं। ठीक है। IUCN के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और यह प्रकृति संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग क्षेत्र में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र से पृथक संस्था होती है। आधिकारिक दर्जा इसको संयुक्त राष्ट्र के महासभा में पर्यवेक्षक का दिया गया है, और इसका प्रकाशन यह क्या करता है। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन जो है IUCN करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। अब रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों, पशु और जातियों की सूचियां सम्मिलित होती हैं रेड डाटा बुक में। किसी प्रजाति को तब तक विलुप्त माना जाता है जब तक वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। ठीक है। अब सूची के लाभ क्या होते हैं। जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूक और उत्पन्न करना। ठीक है। संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान या उनका अपलेखन करना। जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण एवं स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन करना। ये सारे लाभ होते हैं। इसके बाद जैव विविधता के उपयोग देख लेते हैं। सांस्कृतिक लाभ में धार्मिक विश्वास और राष्ट्रीय गौरव आता है। सौंदर्य परक लाभ में पर्यटन, पालतू जानवर, साहित्य रचना आता है। ठीक है। पारितंत्र सेवाओं में अपशिष्ट का पुनः चक्रण, जल संरक्षण, सस्य परागण, पोषण चक्रण, मृदा अपरदन की रोकथाम, जलवायु नियंत्रण वनों एवं सागरों द्वारा होता है। इसके बाद भोजन एवं उन्नत किस्मों के स्रोत में देख लेते हैं। तो नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें आती हैं। औषधि निर्माण के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो कुनैन, टैक्साल और बोटोनिकल्स, इसके बाद मॉर्फिन, ये सारे आते हैं। इसके बाद आगे जैव विविधता की संकटापन्न जातियाँ, जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ देख लेते हैं। ठीक है। तो डाइक्लोफेनिक सोडियम जो कि एक दर्द निवारक दवा है, और ये बुखार
के इलाज के लिए इसको दिया जाता है। पशुओं के लिए ये दवा होती है। इसका उपयोग के दौरान इसमें पशु की मृत्यु अगर हो गई तो गिद्ध द्वारा इसका मांस का भक्षण किया जाता है, जिससे 30 दिन के अंदर गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो दुष्प्रभाव इसमें कहाँ कहाँ है, तो भारत में, नेपाल में और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। 8.5 करोड़ गिद्धों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। दूसरा है टम्बला कोक। टम्बला कोक जो है ये मॉरिशस में पाया जाने वाला एक वृक्ष है और इसका अन्य नाम है डोडो वृक्ष। ठीक है, ये विलुप्ति के कगार पर है। कारण इसका है डोडो पक्षी का विलुप्त होना। परिणाम है डोडो वृक्ष के प्रजनन में असफलता, जिससे बीज का डोडो पक्षी का मुख्य भोजन होता था और उसको खाने के बाद वो नीचे जब ज़मीन में गिरता था, ज़मीन में होता था, तो वो उसके बाद वो जमता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अगला देखते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ये सारे जैव विविधता के संकटग्रस्त जानवर हैं, पक्षी हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि में पाया जाता है। इसका अन्य नाम है ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट, तो ये भी संकटाग्रस्त में है। प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, भारत में आगमन इसका 19वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदी नाम इसका बिलायती बबूल है और धारणा क्या है कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, तमिल नाम इसका सीमेई करुवेलम है। ठीक है, वर्ग ये छोटा पौधा या झाड़ी कुल का है और मूल स्थान ये मैक्सिको का है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के कैरिबियन क्षेत्र में पाया जाता है, मूल स्थान इसका है। अगला एक है ड्यूगोंग। ड्यूगोंग के बारे में जान लेते हैं। तो ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी है, अस्तित्व ये विलोपन के कगार पर है। ठीक है, ये शाकाहारी स्तनधारी। इसका अन्य नाम है समुद्री गाय। घास खाने के कारण इसका नाम समुद्री गाय रखा गया है। प्राप्त क्षेत्र ये पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाया जाता है। भारत में स्थिति इसकी, भारत में सबसे बड़ी संख्या में मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में स्थित है। भारत एवं श्रीलंका के जो मध्य है उसको पाक खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अन्य भारतीय क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, सौराष्ट्र तट में पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये मिलते हैं। विधिक संरक्षण वन्यजीव संरक्षण 1972 की अनुसूची 1 के अधीन ये संरक्षित है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। ठीक है, दुष्प्रभाव देख लेते हैं इसके। तो जड़ें काफ़ी गहराई तक जल का शोषण करती हैं और अवशोषण करती हैं। भूजल का व्यापक पैमाने पर अवशोषण आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को खत्म कर देती हैं। इसके निकट दूसरा पौधा पनप नहीं पाता है। वायुमंडलीय में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन होता है, जैव विविधता के लिए खतरनाक। ठीक है, तो यह है दुष्प्रभाव। इसके बाद है भारतीय वन्य गधा। ठीक है, भारतीय वन्य गधा जो कि इसका प्राकृतिक आवास है कच्छ का रण और आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व जो है खतरे में है। ठीक है, एक है सिंह पुंछी बानर जो कि इस निवास क्षेत्र दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट पर है और निवास राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आदि में ये पाया जाता है। ठीक है, रेड पांडा। रेड पांडा की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है एलरस फल्गेंस। ठीक है, अन्य नाम है फायर कैट और ये रैकून जैसी छवि होता है। पर्यावास क्षेत्र भारत में प्राकृतिक रूप से पूर्वी उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में स्थित होता है, पाया जाता है। और विश्व की बात करें तो नेपाल, भूटान, चीन और लाओस, म्यांमार में पाया जाता है। उड़न गिलहरी की बात करें तो भारत, रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि के अनेक भागों में प्राप्त होता है। ठीक है, भारत कुल 7 प्रजातियां प्राप्त हैं और ये उड़न गिलहरी की भारत में कुल 7 प्रजातियां प्राप्त हैं। हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक 6 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला भारत में रामसर स्थलों की सूची। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो रामसर स्थलों की उत्तर प्रदेश में टोटल 8 हैं रामसर स्थल। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नहर झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, सुरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, मणिपुर में एक रामसर झील है जो कि लोकटक झील है, रामसर स्थल है। पश्चिम बंगाल में 2 है, पूर्वी कलकत्ता और आर्द्रभूमि सुंदरबन आर्द्रभूमि। भारत में टोटल की बात करें तो भारत में टोटल 46 रामसर स्थल हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरी झील है। तो इस तरीके से रामसर स्थल में और टोटल देख लेते हैं तो इसमें सारे दिए गए हैं। हरियाणा की बात करें तो 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में पाए जाते हैं। लद्दाख में 2 हैं, सो मोरोरी और सोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जो कि भी हाल ही में जोड़ा गया है।
घोषित हुआ है। जो शोकर आर्द्रभूमि है ये अभी हाल ही में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं रामसर सम्मेलन। तो रामसर सम्मेलन जो है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। और ये जो है रामसर यानी कि ईरान में एक नगर है स्थित है जो रामसर नाम से है। तो वहाँ पर ये फर्स्ट टाइम सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को बैठक हुआ था। तो उसी के नाम पर ये जो है ये नाम पड़ा था रामसर सम्मेलन। ठीक है, 21 दिसंबर 1975 को सम्मेलन का पूर्णतः क्रियान्वयन किया गया। और रामसर सम्मेलन आर्द्र भू क्षेत्र का कहा जाता है, जैसे जैव विविधता का बृहद संग्रहागार। ठीक है, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। प्रकृति में पानी को सोखने और छानने का विशाल स्पंज कहा जाता है रामसर आर्द्र भू क्षेत्र को। विभिन्न अधिनियम एवं करार देख लेते हैं। तो जैव विविधता अधिनियम पारित तिथि 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था। प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु स्थापना इसकी तो राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की वर्ष 2003 में। इसका मुख्यालय जो चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ग्लैंड एक शहर है जो कि रामसर सचिवालय का मुख्यालय है। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। और गुजरात भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य जो है वो गुजरात है। ठीक है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, या तो रहा है, या तो होना संभावित है। ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें तो संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी होती है। पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु कार्यरत होता है। और यह प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है। विश्व में 121 भागीदार हुए हैं। ठीक है, जैव सुरक्षा की बात करें तो इसमें जो कार्टेजेना उपसंधि प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। पक्षकारों की प्रथम बैठक हुई थी COP-MOP1। तिथि थी 23 से 27 फरवरी 2004 को। स्थान था कुआलालंपुर मलेशिया। ठीक है, भारत की बात करें तो 23 जनवरी 2001 को समझौते पर हस्ताक्षर किया था भारत ने। संबद्धता, इसे किसे संबद्ध था तो आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित था। ठीक है, विशेष इसमें देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें गैर सदस्य था। इसके बाद ट्रैफिक के बारे में जान लेते हैं। तो पूरा नाम इसका है वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पति जाति के व्यापार संबंधी विश्लेषण है। गैर सरकारी ये संगठन है। ठीक है, इसका मिशन क्या था तो वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो सुनिश्चित करना। स्थापना इसकी 1976 में हुआ था। और रणनीतिक गठबंधन WWF एवं IUCN का इसमें था। इसके बाद टीब के बारे में जान लेते हैं। TEEB। तो इसमें देखिए इसका पूरा नाम है पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका कार्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्वव्यापी पहल है। फोकस किस पर था तो जैव विविधता तो पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। सहायक निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र एवं जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने हेतु। ठीक है, सहायक था। भूमिका क्या है तो पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुतिकरण निर्णयों के लिए सभी स्तरों के दिग्दर्शक की भूमिका थी। संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्य करने वाली संस्था है। ठीक है, जैव विविधता की नीति और कानून केंद्र भारत सरकार और नॉर्वे सरकार द्वारा संयुक्त प्रयत्न किया गया। और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है तो चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या जैव विविधता की नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना। महत्वपूर्ण तथ्य है जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दिए थे किसने दिया था तो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा दिया गया था। जैव चोरी को रोकने तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। विश्व विरासत अभिसमय एवं मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जैव विविधता के बारे में एक और पॉइंट है, इसको जान लेते हैं। UN रेड REDD करके इसका आरंभ किया गया था वर्ष 2008 में सितंबर में। पूरा नाम था UN रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, अंतर संस्था का था। UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में एक क्रियान्वयन हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका UNDP संस्था है संबद्ध, और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO भी संबद्ध है, UNEP है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी संबद्ध है। इसकी कार्यविधि क्या है, तो वनों में संचित कार्बन की मात्रा के आर्थिक मूल्य को आंकना, विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन देना, निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों का संरक्षण एवं टिकाऊ प्रबंधन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों का उपशमन भी करना। इसके बाद इसमें जैव विविधता के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, विविध जानकारी जो है, जैव विविधता से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था, 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किया था, ठीक है। समशीतोष्ण शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय अवसन अवस्था जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े के समय बिताते हैं को कहा जाता है शीत निष्क्रियता कहा जाता है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है नगण्य, ठीक है। सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री भूमंडलीकरण विरोध लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का नाम है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता 22 मई को। उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी का उद्गम स्थल है, बैतरणी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है, बैतरणी नदी। जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जंतु कौन कौन से, तो गिलहरी है, भालू है और कुछ कीटभक्षी चमगादड़ होते हैं। तो